बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 जनवरी है, जुमेरात का दिन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट अवेटेड मोमेंट कि कब हम ये खबर अनाउंस करें कि गजा जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। और अब बिल आखिर 1 साल और 3 महीने के बाद ये वक्त भी आन पहुंचा कि मैं आपके सामने वो खुशखबरी रखूं कि जो 1 साल और 3 महीने से आप सुनने के लिए तरस गए थे। अब गजा जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि फलस्तीनियों की जीत के साथ ये भी तारीखी फतह, और ऐसी कि एक तरफ जो है वो हथियार हैं, तलवारें हैं, बारूद है, दूसरी तरफ बेगुनाह खून है, लेकिन इसके बावजूद वो जो निहत्ती अवाम है वो जीत जाती है। और यहां पर अवाम गजा के अंदर हर तरफ जश्न मना रही है और लोग सड़कों के ऊपर हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि आप देख के आपका दिल जो है वो आबदीदा हो जाए, आपका दिल जो है वो ऐसे अजीब सी कैफियत के अंदर चला जाए कि आखिर ये क्या, किस मट्टी के लोग बने हुए हैं। और फिर जनाबे वाला इजराइल के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके वज़रा जो हैं उनमें फूट पड़ चुकी है। वो सफ़े मातम बिछाए बैठे हैं और अपनी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे जवानों का सौदा किया गया और इतनी बड़ी तादाद में जो हमने कुर्बानियां दी हैं वो रायगां चली गई हैं। फिर जो फ़लस्तीन की मज़ाहमत जो है उसकी यूं कह लें कि उसको ख़त्म करने की बात की जा रही थी, उसके खात्मे की बात की जा रही थी, लेकिन अब वही गजा के अंदर आपको रूल करती हुई नजर आएगी। अब उसको भी तस्लीम करना पड़ा है और फिर नेतन्याहू यहां पर फंस चुका है। और फिर यहां जो इसका धड़न तख्ता होता आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके वज़रा ही इसके खिलाफ हो गए और केसेस इसके ऊपर खुल गए और भरपूर तरीके से वो इसको आड़े हाथों ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा था कि 20 जनवरी से पहले ये सेटलमेंट हो जानी चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए। और अब जब ये फैसला हो गया है तो वो क्रेडिट भरपूर तरीके से ले रहा है और उसने कहा कि मैंने कहा था अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ आगाज है। ये क्या मामला है, किस तरीके से ये सारे का सारा जो है वो प्लान पाया तकमील तक पहुंचा और किस तरीके से ये जो मुआहिदा हुआ है, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें अबू उबैदा ने 17 नवंबर 2023 के अंदर एक कुछ अल्फाज बोले थे, उससे अपने व्लॉग का मैं आगाज करना चाहता हूं। उसने कहा था कि जुल्म के मुकाबले में आपके सब्र इस्तकामत और साबित कदमी पर आप पर सलाम हो। हमारे शहीदों, हमारे मासूम बच्चों और हमारे मजलूम लोगों की रूहों को सलाम। सलामती हो आपकी रूहों पर जो एक दिन हमारे आजाद करदा अल कुदस और अल अक्सा के आसमानों पर तेरे कातलों की गलाजत से पाक होकर तुलू होगी। अब जनाब वाला जंग बंदी की मुआहदे के ऐलान के बाद एक फलस्तीनी खातून कहती है कि हम गजा को दोबारा तामीर करेंगे और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इजराइल इन्हें कभी नहीं तोड़ सकता। मतलब कैसे तोड़ सकेगा जिनके हौसले, मतलब बच्चे कुर्बान हो गए हैं, आपके सर से साया शफकत वालदैन का उठ गया है, लेकिन इसके बावजूद वो सीना सफर है। और फिर यादोत आहरानोत अखबार की जानिब से क्लेम किया गया, उसने कहा कि नेतन्याहू सियासी तौर पर नाकाम हो गए और फौज और इसके चीफ ऑफ स्टाफ 15 माह की जंग के बाद फौजी तौर पर नाकाम हो गए। मतलब उन्होंने जो मिलिट्री उन्होंने ऑपरेशन किया उसमें उनको नाकामी हुई। बुनियादी तौर पर इजराइल के तमाम जो ज़राए अबलाग और सहाफ़ी जो हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि ये इजराइल की भारी शिकस्त है। और इस जबरी मुआहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, जिसे उन्होंने 1 साल तक मानने से इनकार कर दिया। IDF के आला ओहदेदार नाम जाहिर न करने की शर्त पर उसने ये बताया कि ये एक मुकम्मल तबाही का मुआहदा है और 1 साल से ज्यादा अरसे तक हमने इस तरह के मुआहदे के खिलाफ मज़ाहमत की। ये गजा में हमने जो भी पेशरफ्त की है उसे बेकार और बेसूद करार देता है। हमास को इक़्तिदार से हटाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। इस मुआहदे के मुताबिक जिस तरह से अब इसका ढांचा बनाया गया, हमास गजा की पट्टी पर हुकूमत करती रहेगी और वो मुमकिन तौर पर पहले से ज्यादा जंगजुओं को दोबारा मुसल्लह करेंगे और भर्ती भी करेंगे। मैं आपको एक लफ्ज कहता हूं, शर्मिंदगी। वो कौन कह रहा है? ये वो उनका जवान, जो उनका फौजी जवान है, वो कह रहा है हमने हमास के दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दिए हैं। गजा तबाह हो गया, बहुत से बच्चे शहरी मारे गए, लेकिन अब ब्लिंकन के मुताबिक हमास मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। इसके पास पहले से भी ज्यादा जंगजू हैं और गजा पर मुकम्मल कंट्रोल होगा। ट्रंप ने जंगबंदी पर इतना इसरार क्यों किया? क्योंकि अमेरिका के पास पहले से ही काफी घरेलू मसाइल हैं और ये हकीकत
ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہتھیاروں اور وسائل کی خرچ ہونے کے بعد بھی حماس کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس کا پورے کا پورا میں نے اس کا کہہ لیں کہ ایک منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جبکہ نو منتخب صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے غزہ جنگ بندی کا سہرا اپنے سر لیتے ہوئے اسے ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے امریکی قیادت کے دور کا اشارہ دیا، اور یہ اپک جنگ بندی صرف نومبر میں ہماری تاریخی فتح کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور اس نے دنیا کو دکھا کہ میری انتظامیہ امن کی تلاش کرے گی اور امریکیوں اور ہمارے اتحادیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ اس نے اس عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ غزہ پھر کبھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بنے گا۔ خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کو اپنی کوششوں کا سہرا دیتے ہوئے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے اس معاہدے کو ایک بڑی فتح قرار دیا اور تجویز کیا کہ ان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ جب میں وائٹ ہاؤس واپس آؤں گا تو فتوحات کا تصور کریں کہ کیا فتوحات ہوں گی۔ لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، اس میں اس کو لے کر CNN کی جانب سے رپورٹ کیا گیا معاہدہ 3 مراحل میں ہوگا۔ پہلا 42 دن چلے گا اور حماس کے ہاتھوں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہوگی، اور اسرائیل کئی سو فلسطینی یرغمالیوں کو رہا کرے گا جن میں اسرائیلیوں کے قتل کے مجرم بھی شامل ہیں، اور غزہ میں فلسطینی علاقوں کے شمال کے اندر واپس آ سکتے ہیں اور اسرائیلی فوجی جزوی طور پر واپس جائیں گے۔ معاہدے کے اگلے مراحل میں مذاکرات 16ویں روز شروع ہوں گے اور جنگ بندی کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے پایہ تکمیل کی طرف جائیں گے۔ لیکن اسرائیلی وزیر خزانہ بسلال سموٹرچ اس نے حکومت کو پیش کیا جانے والا جو معاہدہ ہے اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے اسے ایک خطرناک قرار دیا اور کہا کہ اگرچہ ہر یرغمالی کی واپسی پر بے پناہ خوشی ہے اور پرجوش بھی ہے، لیکن یہ معاہدہ جنگ کی بہت سی کامیابیوں کو پلٹ دیتا ہے جس میں اس قوم کے ہیروز نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ یہ جو ہے وہ ہمیں خون کی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے، ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارے بھائیوں کے خون کی چیخیں ہمیں پکارتی ہیں۔ حکومت میں ہماری مسلسل موجودگی کے لیے ایک واضح شرط یہ ہے کہ مکمل طور پر جنگ میں واپسی کا مکمل یقین ہے، مکمل پیمانے پر اور ایک نئے فارمیٹ میں جب تک مکمل فتح حاصل نہ ہو جائے، بشمول حماس دہشت گرد تنظیم کی تباہی اور واپسی۔ تمام یرغمالیوں کو ان کے گھروں میں پچھلے 2 دنوں سے وزیر اعظم اور میں اس معاملے پر گہری بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ مذہبی صہیونیت کے مفصل مطالبات کو جانتا ہے اور گیند اب اس کے کورٹ میں ہے، یہ اس کے وزراء اس کے خلاف کس طرح سے بات کریں۔ لیکن اب جو ایڈز کے ٹرک ہیں، مطلب بڑی تعداد میں ٹرک جو ایڈ لے کر ابھی ادھر کھڑے تھے کوریڈور کے اوپر، اب غزہ اسٹریپ کے اندر انٹر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ جنگ بندی معاہدے کی خبر کے بعد غزہ بھر میں جشن منایا جا رہا ہے، لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے چہروں پر آنسو بہ رہے ہیں اور ہر چیز کے لیے شکر گزاری میں خدا سے دعا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی جناب والا یہاں پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہوگا اور یہ امپلیمنٹیشن اس کی اتوار سے شروع ہو جائے گی اور باقاعدہ طور پر تبادلہ شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی جو EMS ایک جو وہاں پہ کمپنی تھی جو لوگوں کو ملبے تلے دبے ہوئے تھے ان کو نکال رہے تھے، آج وہ بھی تقریباً 15 ماہ گزرنے کے بعد جب سیز فائر ہوئی ہے تو وہ جشن منا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے حق کر رہے تھے، جفیاں ڈال رہے تھے، تو یہ ایک بہت خوبصورت سما تھا۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت سینیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدلا اور باقاعدہ طور پر فلسطینی مزاحمت کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور حماس کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہمارے عظیم فلسطینی عوام کی عظیم ثابت قدمی اور غزہ کی پٹی میں 15 ماہ سے زائد عرصے کے دوران ہماری بہادرانہ مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ غزہ پر جارحیت کو روکنے کا معاہدہ ہمارے عوام، ہماری مزاحمت، ہماری قوم اور دنیا کے آزاد لوگوں کے لیے ایک کامیابی ہے۔ یہ دشمن کے خلاف جاری جدوجہد میں ایک اہم مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے جو ہمارے لوگوں کی آزادی اور واپسی کے اہداف کو حاصل کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یہ معاہدہ قابل فخر غزہ کی پٹی میں ہمارے ثابت قدم اور صبر کرنے والے لوگوں کے لیے ہماری ذمہ داری کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا تاکہ ان کے خلاف صہیونی جارحیت کو ختم کیا جائے اور خون، قتل عام اور نسل کشی کی اس جنگ کو روکا جائے جس کا وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم غزہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں اور ہمارے لوگوں کی حمایت کرنے اور قبضے کو بے نقاب کرنے، جارحیت کو روکنے میں کردار ادا کرنے والے تمام معزز سرکاری اور مقبول موقف کے لیے اپنی تعریف اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خواہ وہ عرب ہو، اسلامی ہو یا بین الاقوامی برادرانہ ثالثوں کا خصوصی شکریہ جنہوں نے اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ترین کوششیں کی ہیں، خاص طور پر قطر اور مصر۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی۔ لیکن یمنی قوم
जिस तरह से जश्न मना रही है, बाकायदा तौर पर वहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है और गन फायर किया जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने साथ दिया सबके सामने है, हम आपको बता भी रहे थे। लेकिन अब लाखों लोगों के साथ हर जुमा को 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 70 बार वो बाहर निकले और अपने लीडरों को ये कहते हुए कि हमने आपको मैंडेट दिया है, अपनी कॉल टू एक्शन की तजदीद करते हुए क़यादत से मुतालबा करते हैं कि वो गज़ा के लिए को फ़ौजी हिमायत को बढ़ाए और ये अवाम और क़यादत के दरमियान अवामी हिमायत और मुकम्मल एतमाद का सबसे बेमिसाल इजहार है जिसका तारीख़ ने कभी मुशाहिदा नहीं किया। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि खलीजी खित्ते का तवील मुद्दती मुस्तकबिल यमन का है। अभी यहाँ पर एक जो बड़ी खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे यकीन है कि इस जंग का जो बेहतरीन उन्वान है वो तलवार पर खून की फतह के नाम से है। और इजरायली और बहुत से अरब टीवी चैनल्स आपके हौसले पस्त करने के लिए एक मुहिम शुरू करेंगे और दावा करेंगे कि शहरियों और शहरी अमलाक की बड़े पैमाने पर तबाही की वजह से मज़ाहमत ख़त्म हो गई है। वो इसराइल पर नहीं बल्कि अल-कस्साम पर इल्ज़ाम लगाएंगे और पूछेंगे कि तुमने क्या हासिल किया। गज़ा के लोग अल-कस्साम का जश्न मनाते हैं, ये उनकी जंग और पसंद है। वो ज़्यादा कीमत के बावजूद मज़ाहमत के पीछे खड़े हैं और फिर अल-कस्साम के लिए मगरबी किनारे पूरी अरब दुनिया और बैनुल अक़वामी सतह पर हिमायत में इजाफा हुआ और शिकस्त आपके दिमाग और रूह में शुरू होती है। अगर आप मज़ाहमत को फजूल के तौर पर कबूल करते तो आप इसराइल को फ़लस्तीनी की जो हैसियत से अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की इजाज़त देते। लेकिन इसराइल के साथ मामूल पर आने वाली जो रियासतों के मीडिया को आपके हौसले तबाह ना होने दें। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पैकेजेस एक मीडिया सेक्शन शामिल है जिसका मकसद आपको अपने मफादात और खुद मुख्तारी की कीमत पर इसराइल को कबूल करने के लिए ब्रेन वॉश करना है। अगर आप लोगों से कहते हैं कि आपको शिकस्त हुई है तो आप जीत गए हैं, तो वो गुस्से में आ जाएंगे और आप पर मौत से मोहब्बत करने का इल्ज़ाम लगाएंगे। वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर सकते कि इसराइल आपको अपना कुत्ता बनाने में नाकाम रहा है, जैसा कि वो किसी और जगह पर कामयाब भी हुआ है। तो ये जनाब वाला सिचुएशन है, ये हालात हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।